तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या और कुछ नाम है? पाचन एवं अवशोषण। क्या? हाँ, लाभ। क्या क्या क्या? चलो ठीक है, देख के आना फिर बताना। तो क्या था आपका? प्राणी कोशिका में एस प्रावस्था के दौरान केंद्रक में डीएनए का जैसे ही प्रतिकृतिकरण प्रारंभ होता है, वैसे ही तारक केंद्र का कोशिका द्रव्य में प्रतिकृतिकरण होने लगता है। कोशिका वृद्धि के साथ सूत्रीय विभाजन हेतु G2 प्रावस्था के दौरान प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इसमें लिखा है कि एस प्रावस्था के दौरान ही क्या होता है? तारक केंद्र मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम? सेंट्रियोल ना? यस। तो क्या? हाँ, सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। अब देखो, कुछ बुक्स में अलग लिखा रहता है ना, तो यहाँ पर है कि इसका रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, पर कंप्लीट किस दौरान होगा, कौन सी अवस्था में होगा? एस में स्टार्ट होता है, लेकिन वो डबल फॉर्म में, जब डबल सेंट्रोसोम कौन सी अवस्था में पाए जाएंगे? G2 में। क्यों? क्योंकि जो एस अवस्था यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है, समाप्त नहीं हो रहा है। तो एस अवस्था जैसे ही समाप्त होगी तो उसके बाद कौन सी अवस्था लग जाती है? G2। तो फाइनली हमें जो दो सेंट्रोसोम मिलेंगे वो कौन सी प्रावस्था में मिलेंगे? G2 में। हाँ, सभी को हम नहीं कह सकते, उसमें खासकर लिखा है झिल्ली युक्त कोशिका ना। तो झिल्ली युक्त में कौन कौन से आ जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो सेकंड लाइन बोल रहे हैं आप, ये इस वाली पेज की। तो इसमें कहां पर बोल रहे हो आप? ये वाली पेज में है कि पूरा पढ़ के बता दो एक बार? नहीं, आप कहना क्या चाहते हो वो बताओ मुझे, तो उस हिसाब से फिर मैं समझाऊंगा। बोलो, फिर से बोलो एक बार। हाँ, तो हमने क्या पढ़ाए थे? टीलोफेज में असल में होता क्या है? जो न्यूक्लियस है वो पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, मतलब दो भागों में बट जाता है। अब उसमें क्या होता है, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उसके ऊपर क्या बनने लगती है? केंद्रक झिल्ली। तो ये गायब कहां पर हुई थी? लेट प्रोफेज में। लेट प्रोफेज में क्या हुई थी? गायब हो गई थी। कौन कौन सी चीज गायब हुई थी, मतलब अदृश्य हो जाती है? केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका, है ना। तो ये फिर से बन जाती हैं। तो पहले कितनी थी? एक ही थी। जब न्यूक्लियस एक ही था तो उसमें केंद्रक झिल्ली भी एक थी और न्यूक्लियोलस भी एक था, केंद्रिका भी एक ही थी। लेकिन जैसे ही टीलोफेज आती है तो टीलोफेज में कितने न्यूक्लियस हो जाते हैं? दो। तो हमें कितनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है?
दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है और दो न्यूक्लियोलस, दो न्यूक्लियोलस बन जाते हैं। तो इनके रेप्लिकेशन से संबंधित चीजें नहीं बताई गई, खासकर हमें क्या याद रखना है डीएनए के बारे में। क्यों? क्योंकि यदि डीएनए रेप्लिकेट हो गया है तो सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट है उन सब के लिए कोडिंग किसमें रहती है? डीएनए में। तो डीएनए रेप्लिकेशन के बाद जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन होगा तो सेल में जितने भी कोशिकांग पाए जाएंगे उनके लिए जो जीन बनेंगे, वो जीनों से फिर आगे चल के क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। फिर वही प्रोटीन आगे चल के कोशिकांगों का निर्माण कर देता है। तो इसके लिए हमने देखे थे G1 फेज में क्या बनता है? डीएनए सिंथेसिस से संबंधित आरएनए और प्रोटीन बनते हैं। एस फेज में क्या बन जाता है? डीएनए बन जाता है। और G2 फेज में फिर क्या बनता है? सेल को डिवाइड होना है, तो सेल को डिवाइड होने के लिए जितने एंजाइम्स और प्रोटीन चाहिए, तो सेल डिवाइड होने के पहले सबसे पहले क्या करती है? अपने जितने भी कोशिकांग हैं उनको डबल करती है ना। तो डबल करना ही क्या होता है? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का को एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं फोटोकॉपी करना। तो G2 फेज में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, झिल्ली कोशिकांग हैं या जिनको एक सेल से दूसरी सेल में जाना है, सभी का रेप्लिकेशन होता है। तो रेप्लिकेशन केवल डीएनए अकेले का नहीं होता है ना। अपन जो डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हैं, तो रेप्लिकेशन का मतलब होता है खुद की एक और कॉपी बनाना। तो अब सेल को डिवाइड होना है तो सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे सभी का रेप्लिकेशन होगा। किस लिए? क्योंकि अब एक सेल को दो सेल में डिवाइड होना है। तो ये सारी प्रोसेस कहां पर होगी? फिर G2 फेज में। G2 फेज में क्या होगा? ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अलावा और क्या होता है? जैसे प्लास्टिड है, और क्या रहता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन सब की कॉपीज बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है G2 फेज में। क्लियर है या फिर से बताना पड़ेगा? अब हम पढ़ते हैं क्या? पाचन एवं अवशोषण। तो पाचन एवं अवशोषण से पहले हमें यह पढ़ना जरूरी होता है कि हमें पाचन किस चीज का करना है। किसका पाचन करना है? फूड का। तो फूड से पहले हमें पढ़ना है पोषण। नाम सुना है? पोषण या न्यूट्रिशन, सुना है नाम? क्या होता है पोषण? हाँ, तो हम पोषण किसको कहेंगे? हम्म? कोई भी ऑर्गेनिज्म जो फूड टेक यानी कि भोजन ग्रहण करता है, भोजन को ग्रहण किया, उसके बाद में क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। पाचन होने के बाद हमें क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगी। तो भोजन ग्रहण करने के बाद में उसका जो उपापचय होता है, उपापचय उपापचय से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो किसी भी प्राणी के द्वारा भोजन ग्रहण करना और उसके उपापचय से ऊर्जा प्राप्त करना ही पोषण कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि हम जो भी फूड लेते हैं अल्टीमेटली हमें उससे क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी को प्राप्त करने की प्रोसेस या प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी? पोषण या न्यूट्रिशन कहलाएगी। अब पोषण भी दो तरीके का होता है। एक होता है स्वपोषी और एक होता है परपोषी। नाम सुने हो? ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक का क्या मतलब होता है? कि ऐसा पोषण जिसमें कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं बनाता है। हाँ, आ जाओ। तो ऐसा पोषण जिसमें कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो ऐसे पोषण को हम क्या बोलेंगे? स्वपोषी पोषण या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इनमें कौन कौन से अजीव आ जाएंगे? जितने भी पेड़ पौधे हैं, है ना। इसके अलावा क्लोरोफिल युक्त
जीव, जैसे कि युगलीना, नाम सुना है? नहीं सुना? तो युगलीना प्लांट में नहीं आता है ना? ये प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिव लिंक माना जाता है ना? संयोजी कड़ी, सुना है नहीं सुना? क्या? सम पौधे मतलब? अच्छा नहीं यार, आपको भी याद नहीं आ रहा है ना? ठीक है, देखो, युगलीना असल में क्या है, पादप और जंतु के बीच की कड़ी माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें पादपों के मतलब प्लांट के भी कैरेक्टर हैं और साथ ही साथ एनिमल के भी कैरेक्टर है। तो ऐसा माना जाता है कि पादप या जंतु दोनों में से जो भी पहले आया होगा, या तो पहले प्लांट आए हैं, पादप, है ना, फिर जीव आए हैं, तो इन दोनों को जो जोड़ता है वो है युगलीना। क्यों? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। तो ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल, इसके अलावा शैवाल या एल्गी, नाम सुना है? तो एल्गी, वो भी कौन सी एल्गी? जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है ना? तो क्लोरोफिल जिन भी जीवों में पाया जाता है, वो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी, सूर्य के प्रकाश को किसमें बदलते हैं, केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं, है ना? इसके लिए इन्हें किसकी आवश्यकता होती है, CO2 और H2O। यदि हम बात करें पेड़ पौधों की, तो पेड़ पौधों में कौन सी प्रोसेस होती है फूड भोजन निर्माण के लिए? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण हम तो चौथी या पांचवी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण में? हम्म, हाँ। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है, पौधों के क्लोरोफिल युक्त, जहां जिस भी पार्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है ना, जरूरी नहीं है कि भोजन का निर्माण हमेशा पत्तियों में हो। पौधों के ऐसे पार्ट जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जैसे कुछ हरे तने, ग्रीन कलर के तने भी देखे होंगे आपने, है ना? तो पौधों के क्लोरोफिल युक्त पार्ट या क्लोरोफिल युक्त भाग में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश, है ना, और मृदा से क्या मिलता है, पानी, और वातावरण से CO2। इन दोनों की उपस्थिति में क्या होता है, सॉरी, क्लोरोफिल CO2 और H2O को किसमें चेंज कर देता है, कार्बोहाइड्रेट में। तो कार्बोहाइड्रेट पौधों के लिए भोजन का काम करता है। तो इन्हें ऐसा कहा जा सकता है कि सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है स्वपोषी पोषण या ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब सेकेंड टाइप आता है परपोषी। तो परपोषी हम किसे कहेंगे, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, तो ऐसा पोषण क्या कहलाएगा, परपोषी। और ऐसे जीव जो परपोषी पोषण पर आधार या आश्रित होते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉप्स। इनको बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स, और इनको क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉप्स। तो अब परपोषी पोषण जो है, फूड के टाइप या भोजन के प्रकार पर 4 प्रकार से होगा। कौन कौन सा? इसमें पहला टाइप है प्राणी समभोजी। सुना है नाम? होलोजोइक या हेटेरोजोइक, सुना है नहीं सुना? प्राणी समभोजी भोजन मतलब कि इसमें क्या होता है, कोई भी जीव भोजन को ग्रहण करता है, ठीक है, उसका पाचन और अवशोषण, इसके बाद में से उसे एनर्जी मिलती है या ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऐसा भोजन जिसमें कोई भी प्राणी भोजन का अंतर ग्रहण करता है, फिर इसके बाद में उसका पाचन और
अवशोषण करके ऊर्जा प्राप्त करता है। तो इस प्रकार का पोषण प्राणी संभोजी पोषण कहलाता है। ठीक है, तो अब ये भी फूड के आधार पर अलग अलग प्रकार का होगा। जैसे कि शाकाहारी, शाकाहारी नाम सुना है? देखो इसको यहां से लिखते हैं ना, शाकाहारी। तो ऐसे जीव जंतु जो पौधों या पौधों के भाग, है ना, जैसे कि फल, सॉरी फल नहीं, पत्तियां या तने, है ना, इनको भोजन के रूप में ग्रहण करता है, वो किस में आते हैं? शाकाहारी। इनके एग्जाम्पल हिरण, बकरी, गाय, एटसेट्रा। और भी ऐसे बहुत से प्राणी हैं। ठीक है, तो ऐसे प्राणी जो अपना भोजन पौधों या पौधों के भागों से प्राप्त करते हैं, उन्हें वो किस कौन सी कैटेगरी में आते हैं? शाकाहारी। अब दूसरे आते हैं मांसाहारी। मांसाहारी या कार्निवोरस। क्या? हाँ, जो नॉनवेज खाते हैं, है ना। हाँ, तो ऐसे प्राणी जो मांस को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, है ना, तो कौन कौन सा आ जाएगा इसमें? जैसे कि शेर, और लोमड़ी, और किसी ऐसे प्राणी को जानते हो जो मांस खाता है? क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, और वो सर्वाहारी में आ जाएगा शायद। हाँ, तो वे सभी प्राणी जो मांस को, है ना, किसी भी जीव के मांस को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, किसमें आएंगे? मांसाहारी या कार्निवोरस। अब थर्ड है सर्वाहारी। सर्वाहारी या ओमनीवोरस। किनको कहेंगे ओमनीवोरस? मनुष्य, है ना। तो ऐसे प्राणी जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन ग्रहण कर सकते हैं, है ना, वेज और नॉन वेज। तो वो क्या कहलाते हैं? ओमनीवोरस। एग्जाम्पल मनुष्य, और और कुत्ता। ठीक है, बिल्ली, हाँ। नहीं, बिल्ली को आपने सब्जी खाते देखे हो? चलो ठीक है, और कंफर्म करके आना। रोटी खाती है बिल्ली? चलो आपकी खुशी के लिए लिख देते हैं बिल्ली। अब खुश? हाँ, तो ऐसे प्राणी जो शाकाहार और मांसाहार दोनों टाइप का भोजन ग्रहण करते हैं, वो किसमें आते हैं? सर्वाहारी। अब इसके बाद है फलाहारी। सुना है नाम? नहीं सुना? तो फलाहारी ऐसे जीव जो केवल फल या फ्रूट्स पर निर्भर होते हैं, है ना, फ्रूट्स के अलावा वो पौधे के अन्य भागों को नहीं खाते हैं। तो ऐसे प्राणी किन में आएंगे? फलाहारी। जैसे कि तोता, है ना, मैना। मैना को कैसे भूल जाओ? तोता, मैना, बहुत से ऐसे पक्षी हैं, है ना। इसके अलावा जैसे बंदर है, बंदर भी, हाँ, तो उसको रोटी घर में बना के दोगे, घर से बनाई हुई वाली, तो वो खाएगा, लेकिन जितने भी जंगल, चलो ठीक है, बंदर नहीं है।
ठीक है, बंदर नहीं। तो फलाहारी में ऐसे जीव आएंगे जो केवल फलों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में और कौन आते हैं? अच्छा, एग्जाम्पल लिखना जरूरी है क्या? देखो, मजबूरी में खाता है ना। अब सपोज यहां पर कितने वेजिटेरियन हैं? सभी वेजिटेरियन हैं। अब आपको हम ले जाकर एक ऐसे आइलैंड पे छोड़ दें जहां पर शाकाहारी नाम की कोई चीज नहीं, मतलब पेड़ पौधे नहीं है, केवल मछली है ना। अब आपको जिंदा रहना है, वहां से जिंदा लौटना है। तो अब आप वहां पर यही करोगे कि मैं तो मछली नहीं खाऊंगी, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मैं मर जाऊं। होगा क्या ऐसा, बताओ? होगा, मर जाओगे लेकिन मछली नहीं खाओगे, सही में। चलो ठीक है यार, लेकिन जब, चलो ठीक है, इस बात को हटाओ। अगला है रक्ताहारी, खून पीने वाले। हाँ, मच्छर में भी फीमेल एनाफिलीज। फीमेल एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज। और जू, सॉरी नहीं, जू पैरासाइट्स में आएंगे। तो रक्ताहारी में फीमेल मॉस्किटोस हो गए, और जॉक या लीच, इसी को बोलते हैं ना, लीच। और वैम्पायर बैट्स। चमगादड़, नाम सुने होगे, चमगादड़ की एक प्रजाति है जिसका नाम है वैम्पायर बैट्स। तो वो भी क्या करती है, खून पीती है। वैम्पायर बैट्स एक्चुअली उसकी प्रजाति है, स्पीसीज। जैसे हमारे में जाति होती है ना। कोई सनोडिया है, यहां पर लिखे होंगे सरनेम। एक यादव है, मैं ही हूं ये तो। एक चौहान है। तो स्पीसीज होती हैं, ऐसे ही वैम्पायर की स्पीसीज है वैम्पायर, सॉरी, बैट की स्पीसीज है वैम्पायर बैट, है ना। तो ये रक्ताहारी होती है। इसके अलावा और क्या होता है, एक अपरदहारी, सुना है नाम? नहीं सुने? इसका इंग्लिश में नाम होता है शायद डेट्रिटिवोरस। फलाहारी का नाम होगा फ्रूटीवोरस। एक मिनट चेक कर लेता हूँ, क्योंकि सारे नाम याद नहीं रहते ना। हाँ, तो इसीलिए तो चेक कर लेता हूँ। फ्रूगीवोरस होता है, फ्रूगीवोरस। रक्ताहारी का नाम सैंग्रीवोरस। तो ये थे कौन, प्राणी संभोजी भोजन, सॉरी, प्राणी संभोजी पोषण, जिसमें कौन कौन से आते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, फलाहारी, रक्ताहारी और अपराधारी। तो अपराधारी के कौन आएंगे, जो सड़े गले मृत पदार्थों पर आश्रित होते हैं। जैसे कि जब हमने पढ़ा था, सॉरी, अपघटनकर्ता, नाम सुने होंगे, नहीं सुने? हाँ, तो वो किस में आते हैं, अपराधारी में आते हैं। तो ऐसे जीव जो सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं और उनको सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं, तो उसके अंतर्गत आते हैं अपराधारी। जैसे कि सूक्ष्म जीव, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई पौधे या किसी जानवर की मृत्यु हो जाती है, तो धीरे धीरे वो सड़ने गलने लगता है।
तो वो जो प्रोसेस है ना, उसमें कौन काम करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव, तो वही कहलाते हैं अपराधारी। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। अब इसका कोई स्पेशल नाम तो मुझे भी याद नहीं है, ठीक है ना। तो ये था प्राणी समभोजी पोषण। अब दूसरा है मृतजीवी। सुना है नाम? मृतजीवी पोषण या सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। क्या होता है मृतजीवी पोषण? हम्म, यहां पर एक चीज ऐड करना, अपराधारी ऐसे जीव हैं जो मृदा में उपस्थित, है ना, मिट्टी में उपस्थित छोटे मोटे कार्बनिक या सड़े गले पदार्थों का भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसका एग्जाम्पल है केचुआ। सभी ने देखा है केचुआ या अर्थ वॉर्म, ये इसका एग्जाम्पल है। अब हम मृतजीवी की बात करें तो मृतजीवी में भी ऐसे जीव आते हैं जो सड़े गले मृत व अपकर्षित कार्बनिक पदार्थों पर आश्रित होते हैं। इनका एग्जाम्पल हो जाएगा कवक या फंजाई। जैसे अपने घर में कई बार क्या होता है, रोटियां बच जाती हैं, तो देखे होगा ये रोटी या ब्रेड, ब्रेड को यदि कुछ दिन तक खुला रहने दो, एक दो दिन तक, तो उसमें फफूंद लग जाती है। तो फफूंद ही है क्या है? फफूंद ही फंजाई है, या जिसको बोलते हैं कवक, है ना। तो ऐसे प्राणी जो सड़े गले या फिर बाहर रखे हुए पदार्थों, है ना, तो जैसे इसका एक अच्छा एग्जांपल है कवक। तो सड़े गले व मृत पदार्थों पर आश्रित रहने वाले जीव किसमें आएंगे? मृतजीवी पोषण में। बस यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना कि मृतजीवी और अपराधारी। अपराधारी में सूक्ष्म जीव आते हैं और केचुआ, ठीक है। और मृतजीवी पोषण में क्या आएगा? खासकर फंजाई। इसके अलावा आप लोगों ने एक पौधे का नाम सुना होगा, यहां पर हम एक चीज भूल गए शायद, एक और आता है कीटाहारी। नाम सुना है कीटाहारी? इंसेक्टिवोरस। इसका एग्जाम्पल है जैसे छिपकली। तो ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए सिर्फ कीटों पर आधारित होते हैं, कीटों पर आश्रित होते हैं, तो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? कीटाहारी। जैसे छिपकली, छिपकली के अलावा और कौन कौन होते हैं जो कीटों पर आश्रित होते हैं? एक होता है ग्रास हाफर, है ना, ये क्या खाता है? हम्म। और एक होता है आंट ईटर, चींटियों को खाने वाला। चींटी तो सर्वाहारी में आ जाएगी, कुछ भी खा लेती है वो। शक्कर रहती है तो शक्कर को खा लेती है, यदि कोई कीड़ा मरा हुआ तो वो उसको भी खा लेती है ना, तो वो ओमनीवोरस में आ जाएगी। तो हम सभी के नाम नहीं ले सकते, उसके भोजन के टाइप के आधार पर हम ये मतलब उन्हें इन कैटेगरी पर डिवाइड कर सकते हैं। तो शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, फलाहारी, रक्ताहारी, अपराधारी, और एक लास्ट रह गया था कीटाहारी। वही मैं सोच रहा था कुछ ना कुछ छूट गया है। नहीं, वो कीट भक्षी पौधा है ना, वो इसी में आ जाएगा कीटाहारी। हाँ, घटपर्णी का पौधा, उसका इंग्लिश नाम क्या है मुझे भी याद नहीं आ रहा है। वो कीड़ों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है।
हाँ देखो, उसमें एक ऐसा होता है, कलश के आकार की आकृति होती है, और एक, हाँ ऐसा। तो इसमें कुछ एक द्रव स्त्रावित करते हैं, जो क्या काम करते हैं, इंसेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, हाँ, जिसको मधु बोलते हैं शायद, या और कुछ नाम है उसका। तो घटपर्णी का पौधा क्या करता है, इन जीवों को, जैसे ही वो यहाँ पर आते हैं वो फिसल कर नीचे चले जाते हैं और ढक्कन बंद हो जाता है। तो घटपर्णी का पौधा, तो वो कीट भक्षी में आता है, कीट भक्षी या कीटाहारी ना, इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो हम क्या पढ़ रहे थे, मृतजीवी, तो मृतजीवी का एग्जाम्पल है कवक। ऐसे पौधे जो सड़े गले मृत पदार्थों पर उगते हैं और उनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वो किसमें जाएगा, मृतजीवी या सैप्रोजोइक। अब मृतजीवी के अलावा एक और होता है परजीवी पोषण। क्या होगा परजीवी पोषण? हाँ, ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव के शरीर पर रहकर उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, इससे पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं। परजीवी पोषण भी दो टाइप से होता है। एक होता है एंडोपैरासिटिक या अंतः परजीवी, और दूसरा होता है, सॉरी सॉरी, इंटर पैरासिटिक और इंट्रा पैरासिटिक। एक ये होता है, थर्ड होता है, मैं कुछ भूल रहा हूँ यार इसमें, रुको एक बार देख लेता हूँ। एक है एंडोपैरासाइट और एक्सोपैरासाइट्स। तो एंडोपैरासाइट में कौन से परजीवी आएंगे, जो किसी जीव के शरीर के अंदर रहकर उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, तो वो किस में जाएंगे, एंडोपैरासाइट में। एग्जाम्पल जैसे इकोलाई, इकोलाई बैक्टीरिया है ना। इसके अलावा प्लाज्मोडियम, सुना है नाम, प्लाज्मोडियम कहाँ रहता है ये, मादा एनाफिलीज के अंदर, ठीक है। और तो ये आ जाएगा किसमें, एंडोपैरासाइट में। और एक्सोपैरासाइट में ऐसे जीव जो किसी शरीर के बाहर सतह पर उपस्थित रहकर उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। इसका एक वर्ल्ड फेमस एग्जांपल जू। हानिकारक हो या लाभदायक हो, हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, पोषण के प्रकार, कि किस तरीके से वो पोषण प्राप्त करते हैं। तो कुछ जीव ऐसे हैं जो दोनों कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। तो इकोलाई दोनों में आ जाएगा। अब एंडोपैरासाइट भी दो तरीके के हो सकते हैं, कौन कौन से, एक अंतःकोशिकी और एक अंतराकोशिकी। मतलब ऐसे जीव जो किसी सेल के अंदर पाए जाते हैं, कोशिका में, तो वो किस में जाएंगे, अंतःकोशिकी जीव में। जैसे कि प्लाज्मोडियम। एक बीएससी फर्स्ट ईयर में कौन कौन है, तो आप लोगों ने शायद प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा, कॉलेज ही नहीं गए, या आपका सिलेबस या बुक्स होगी तो कहीं ना कहीं सुना होगा, ट्वेल्थ में भी है प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। तो वो आता है अंतःकोशिकीय परजीवी के अंदर।
पैरासिटिक, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो इसका एंडोपैरासाइट, एक्सोपैरासाइट। तो एंडोपैरासाइट का एग्जांपल यहां पर प्लाज्मोडियम, और अंतराकोशिकी का एग्जांपल है अमीबा। सुने हो अमीबा के बारे में? तो अमीबा अंतराकोशिकी परजीवी है, मतलब कि ये दो सेल्स के बीच में पाया जाता है। ठीक है। एंडोपैरासाइट, एक्सोपैरासाइट। तो एक्सोपैरासाइट का एग्जांपल क्या हो जाएगा? जू। कहां पाए जाते हैं? बालों में। और इसके अलावा नहीं, कहां पाए जाते हैं ये नहीं पूछ रहा मैं, एग्जांपल पूछ रहा हूं। इसके अलावा और कौन से एग्जांपल्स हैं? अब उसको, अब गांव की भाषा में तो उसे क्या कहते हैं? किल्लिया बोलते हैं। हाँ। अब उसका नाम तो नहीं मालूम इंग्लिश वाला। हाँ, टिक्स। इसके अलावा खटमल। अब इंग्लिश का नाम तो मुझे भी नहीं मालूम, गूगल सर्च कर लेना। बैड बक। चलो ठीक है, होगा, एक बार गूगल कर लेना। अब एक लास्ट बचा है, लिख लीजिए ये सब। एस्केरिस, हाँ, एस्केरिस भी आएगा एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट में भी ये दो टाइप हो गए है ना, अंतःकोशिकी और अंतराकोशिकी। तो ये आते हैं अंतराकोशिकी में, एस्केरिस या फीताकृमि। तो फीताकृमि किसी एक सेल के अंदर नहीं पाए जाते है ना। इस इसका आकार थोड़ा सा बड़ा होता है हमारी सेल्स से। तो जो पेचिस, इनसे कौन सा रोग होता है एस्केरिस से? हम्म, एस्केरिस। क्या बोले? थोड़ा सा जोर से बोलो। ये तो उसका नाम है ना, साइंटिफिक नेम है। चलो छोड़ो, जब पढ़ेंगे अपन एस्केरिस तब देख लेंगे। तो परजीवी पोषण दो टाइप से होता है, एंडोपैरासाइट, एक्सोपैरासाइट। तो एंडोपैरासाइट में ऐसे जीव आते हैं जो किसी जीव के शरीर के अंदर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं, है ना। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, अमीबा, एस्केरिस। और इसके बाद है एक्सोपैरासाइट। तो एक्सोपैरासाइट ऐसे जीव है जो किसी शरीर की सतह पर, सॉरी, जो किसी जीव की शरीर की सतह पर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल जू, खटमल। ये शरीर के बाहर से पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? हाँ, मेरी छोटी सिस्टर। हाँ। अच्छा, एस कैरिस। हाँ, तो बता दिए ना। अच्छा, हेट्रोजोइक में कोई और पूछ रहा था क्या? दिख नहीं रहा है सर। सर, हेट्रोजोइक में क्या लिखा है? कहाँ है भाई हेट्रोजोइक? ये वाला, ये हेट्रोट्रॉप्स है। ऐसे जीव जिनमें परपोषी पोषण होता है वो हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। ठीक है। तो हेट्रोट्रॉप्स के अंदर पहला है प्राणी समभोजी, दूसरा है मृतजीवी, तीसरा है परजीवी, अब चौथा है सहजीवी। सुने हो सहजीवी पोषण के बारे में? हाँ, ऐसा पोषण, पोषण की ऐसी विधि जिसमें दो जीव, है ना, साथ साथ रहकर जीवन यापन करते हैं। क्या?
पोषण प्राप्त करते हैं। किस कैटेगरी में आते हैं? सहजीवी या सिम्बायोटिक। इसके एग्जांपल आपने सुने होंगे, लाइकेन और साइनोबैक्टीरिया और राइजोबियम और साइनोबैक्टीरिया और नॉस्टॉक, है ना, लगभग एक जैसी चीजें हैं। उनको अलग अलग कैटेगरी में डाला गया है। साइनोबैक्टीरिया, अभी हम इसके बाद जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब बता दूंगा अच्छे से, अभी सिर्फ नॉलेज के लिए। बैक्टीरिया, हिंदी में क्या नाम है इनका? नील हरित शैवाल। यहां बैक्टीरिया है और यहां शैवाल, ये क्या कंफ्यूजन है? बैक्टीरिया में नहीं आते ये शैवाल के अंतर्गत आते हैं। इनको दो पार्ट में, सॉरी, हाँ। हम्म, देखो ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला है, क्योंकि जब शुरुआत में क्लासिफिकेशन, जो 5 जगत वर्गीकरण दिया गया, किसने दिया था? विटेकर ने, है ना। उन्होंने सबसे पहले इनको किस में रखा था? बैक्टीरिया वाले फाइलम में रखा था, मोनेरा में, ठीक है। लेकिन जब आगे चल के एल्गी का क्लासिफिकेशन हुआ, तो एल्गी की एक क्लास में नील हरित शैवालों या नॉस्टॉक को रखा गया। तो ये दोनों में आते हैं, ठीक है। मैंने बताया था ना, कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो दो कैटेगरीज में आते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया में भी आते हैं और शैवाल में भी आते हैं। इन्हें हम पढ़ेंगे तो बैक्टीरिया की कैटेगरी में भी पढ़ेंगे, और शैवाल वाली कैटेगरी आएगी एक, जिसमें कुछ एग्जाम्पल्स रहेंगे। तो हम इसको शैवाल और बैक्टीरिया दोनों में पढ़ेंगे, साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल। धान की फसलों में खासकर ये पाए जाते हैं। धान की फसलों के बारे में सुना होगा, जो नाइट्रीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है ना, ये उसमें सहायक होते हैं। कौन? साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल। ये कहां पाए जाते हैं? धान के खेतों में। धान के खेतों में जो धान के पौधे होते हैं, उनके साथ में साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। इनका मुख्य काम क्या होता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके किनको देना? पौधों को देना, और इसके बदले में इनको पोषण मिलता है पौधों से। तो हम कौन सा कैटेगरी पढ़ रहे थे? सहजीवी। सहजीवी को बोलेंगे सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। अब सहजीवी में भी बहुत से प्रकार आते हैं, जिसमें हम मुख्य रूप से दो टाइप पढ़ेंगे। हो गया लिखकर? मिटा दूं? फर्स्ट वाला ये वाला तो लिखकर हो गया होगा ना? चलो पिक्चर क्लिक करते हैं। हो गया। तो इसमें एक आता है सहोपकारिता। इसका इंग्लिश नाम क्या है?
इस प्रकार का सुना है सहोपकारिता? नहीं सुना? सुना है? ठीक है, अब सुन लो। तो सहोपकारिता का मतलब क्या होता है कि जब दो जीव, है ना, पोषण की ऐसी विधि जिसमें एक जीव दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करता है लेकिन सामने वाले जीव को कोई हानि नहीं पहुंचती है। इसका एग्जाम्पल देखो कि जब मगरमच्छ किसी का शिकार करके भोजन ग्रहण करता है और उसके बाद में मांस के कुछ टुकड़े उसके दांतों में फंस जाते हैं, तो क्या करता है मगरमच्छ पानी से बाहर निकलकर अपना मुंह खोलकर बैठ जाता है। ठीक है। अब इसके बाद में एक पक्षी है, उसका नाम शायद लिखा होगा मैंने। इसका नाम नहीं है, ठीक है। तो मगरमच्छ क्या करता है, पानी के बाहर निकलकर मुंह खोलकर बैठ जाता है और उसके आसपास के जितने भी पक्षी हैं वो उसके दांतों में फंसे हुए मांस को भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। अब जो मगरमच्छ है वो उन पक्षियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि हाँ, मगरमच्छ की दांतों की सफाई हो रही है। अगर क्या होगा, मांस के टुकड़े, हाँ, तो शिकार करने के बाद जब वो खा लेता है ना, तो वो पानी से बाहर निकलकर बैठ जाता है और अपना मुंह खोलकर बैठता है। तो जिससे क्या होता है, उसके दांतों के बीच में जो मांस के टुकड़े फंसे होते हैं, आसपास के पक्षी आकर उन टुकड़ों को खा लेते हैं। तो इसमें फायदा दोनों का हुआ, है ना, नुकसान किसी को नहीं हुआ। एक तो मगरमच्छ के दांत साफ हो गए और जिसने खाया उसके पेट भर गया। तो यह होता है सहोपकारिता। कहने का मतलब है, ये पक्षी जो है मगरमच्छ के ऊपर उपकार कर रहे हैं, इसीलिए वो उनको नहीं खाता है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मगरमच्छ और पक्षी। क्या पूछ रहे हैं सर? एंडो पैरासिटिक। पैरासिटिक न्यूट्रिशन दो टाइप से हो सकता है। कौन कौन से? एंडो पैरासाइट्स और एक्सो पैरासाइट। तो एंडो पैरासाइट में भी दो तरीके के होते हैं, अंतः कोशिकी और अंतरा कोशिकी। तो अंतः कोशिकी में ऐसे जीव आते हैं जो कोशिकाओं के अंदर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है मादा एनाफिलीज के शरीर के अंदर पाया जाता है। ठीक है। और अंतरा कोशिकी में आते हैं अमीबा और एस्केरिस। ठीक है। अब इंग्लिश नेम, अच्छा इसका, इसका है अंतः कोशिकी इंटरसेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट। लिख लो, इंटरसेल्यूलर पैरासाइट्स और इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट्स। और अब सहजीवी पोषण, सहजीवी पोषण का पहला है सहोपकारिता, दूसरा है सह सहभोजिता। अब इसका इंग्लिश नाम भी लिखना पड़ेगा। सहभोजिता, इसका मतलब क्या होगा कि जब दो जीव एक दूसरे से, एक मिनट,
एक इसको एक बार फिर से देखते हैं ना, यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो गया था। सहजीवी पोषण जिसमें दो जीव साथ साथ रहकर पोषण प्राप्त करते हैं, इसका पहला एग्जांपल सॉरी पहला टाइप देखे थे हमने सहोपकारिता। तो सहोपकारिता में ये होता है कि दोनों जीवों को लाभ होता है ना। यदि हमने देखे थे जैसे मगरमच्छ और पक्षी का एग्जांपल देखे थे, तो यहाँ पर मगरमच्छ को भी एक फायदा हो रहा है, क्या कि उसके दांतों की सफाई हो रही है, तो ये उसको लाभ हुआ। दूसरा, पक्षियों का पेट भर जा रहा है ना, तो इनको भी लाभ हुआ। अब सहभोजिता में ये रहेगा कि केवल एक जीव को फायदा होगा, है ना, पर दूसरे जीव को कोई नुकसान नहीं होगा। इसका कोई एग्जांपल बता सकता है? इसमें दोनों को फायदा हो रहा है, मगरमच्छ के दांत साफ हो रहे हैं। अगर सपोज मान लो उसके दांत साफ नहीं होंगे, क्या रहेगा, उसके दांतों के बीच में मांस के जो टुकड़े हैं वो फंसे रहेंगे, फिर धीरे धीरे उनका अपघटन होगा। इसके साथ में क्या होगा, उसके दांतों में भी खराबी आएगी, वो भी तो बीमार हो सकता है ना। उसके दांत खराब हो जाएंगे, फिर वो शिकार कैसे करेगा? ये भी इसी में आता है। हाँ, हाँ, इसमें आता है जब भेल मछली के साथ में छोटी छोटी मछलियां उसकी सतह से चिपक कर चलती हैं, उसके पीछे पीछे चलती हैं, तो जो भोजन का शेष हिस्सा रह जाता है ना, तो उन्हें कौन खा लेता है? छोटी मछलियां खा लेती हैं। इससे भेल को तो कोई फायदा या नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन फायदा किनको हो रहा है? छोटी मछलियों को। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? भेल तथा छोटी मछलियां। क्या? आर्केड, है ना, आर्केड। कैसे करता है, कैसे होता है इसमें, बताओ। हम्म, ठीक है, ठीक है। अब एक और होता है लाइकेन। लाइकेन किसका एग्जाम्पल है? हाँ, ये इसका एग्जाम्पल है सहकारिता का। ठीक है, कल और क्या है कि इसके और भी एग्जाम्पल हैं कुछ, जिसमें क्या होता है कि दो जीव साथ में पोषण ग्रहण करते हैं और दोनों को नुकसान होता है। ठीक है, वो चीज मुझे अच्छे से याद नहीं आ रही है, मैं कल बता दूंगा। तो अभी फिलहाल हमें ये दो के बारे में याद रखना है, सहोपकारिता और सहभोजिता। वो शायद इकोलॉजी का चैप्टर है। क्या रहता है? पर नाम नहीं याद आपको भी? देखो, एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, हम केवल एक दो एग्जाम्पल याद रखते हैं, ठीक है ना। तो ये मगरमच्छ और बख्शी वाला हो जाएगा। एक कौन सा हो जाएगा? जानवरों के ऊपर बगुले, खासकर, है ना। बगुले या दूसरे पक्षी क्या करते हैं, इनके शरीर के ऊपर जो छोटे छोटे जीव होते हैं ये उनको खाते हैं। देखा होगा जब गाय या भैंस चारा चरती है तो उसके आसपास बहुत सारे बगुले आ जाते हैं। तो बगुले क्या होते हैं, कई बार उनके ऊपर चढ़कर या आइट साइड में खड़े होकर उनके शरीर में जो जो जू या और दूसरे इंसेक्ट होते हैं उनको खा लेते हैं। तो इससे गाय को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, है ना, फायदा ही हुआ। और जो पक्षी थे छोटे वाले, सॉरी बगुले थे, उनका भी पेट भर गया। तो दो टाइप का होता है सहजीवी पोषण, सहोपकारिता और सहभोजिता। तो सहोपकारिता में दोनों को लाभ होगा, दोनों जीवों को लाभ होगा, है ना। और सहभोजिता में एक जीव को फायदा होगा
तथा दूसरे जीव को कोई नुकसान नहीं होगा। एग्जाम्पल, वेल और छोटी मछलियां। जब वेल शिकार करती है तो उसके साथ साथ कुछ छोटी मछलियां भी उसके पीछे रहती हैं, तो शिकार से जो हिस्सा छूट जाता है वो छोटी मछलियां खा लेती हैं। इससे फायदा छोटी मछलियों का हुआ, पर वेल का कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो बुक्स में यदि इसके और एग्जाम्पल मिले तो वो भी ऐड कर लीजिएगा, और यदि कोई एग्जाम्पल मिलते हैं तो कल बताइए ताकि बाकी लोग भी लिख लें उसको। तो पोषण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, स्वपोषी, परपोषी। परपोषी जो पोषण है वो फूड टाइप के आधार पर फिर चार प्रकार का हो गया। पहला प्राणी संभोजी, है ना, दूसरा मृतजीवी, फिर परजीवी, और लास्ट है सहजीवी। और इन सब के जो प्रकार हैं वो भी याद रखेंगे। अब कल से हमारा स्टार्ट होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र के बारे में पढ़ के आएंगे। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। माइकोराइजा ना, माइकोराइजा आएगा, माइकोराइजा और राइजोबियम, और एक और क्या होता है, नॉस्टॉक। ये सहजीवी में ही आएंगे, है ना। अब सहजीवी में इनमें कौन सा वाला होता है ये कंफर्म नहीं है मुझे भी, हम कंफर्म कर लेंगे। राइजोबियम, माइकोराइजा, और एक और कौन सा नाम बताया मैंने, नॉस्टॉक। क्या, नाइट्रोजन स्थिरीकरण इसलिए करते हैं क्योंकि पौधों को इसकी आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन कहाँ कहाँ लगता है, नाइट्रोजन एक तो सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस के निर्माण के लिए लगेगा। इसके अलावा अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड में भी नाइट्रोजन होता है, अमीनो ग्रुप। इसके अलावा प्रोटीन निर्माण में लगता है, प्रोटीन सिंथेसिस में। तो नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत आयत से होती है, इसलिए नाइट्रोजन, अब वायुमंडल में जो नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है, लगभग 78%। तो इस नाइट्रोजन का पौधे सीधे उपयोग नहीं कर सकते हैं, है ना। ये इसको नाइट्रेट या अमोनियम के रूप में तो ग्रहण करते हैं, लेकिन अब जो धान के पौधे हैं, है ना, खासकर हम बात करें धान के पौधों की, धान के पौधों के साथ में क्या रहते हैं, नॉस्टॉक या नील हरित शैवाल। अब इन्हें अधिक मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता है, और उतना अमाउंट वो मृदा से अवशोषित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अब इन्हें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो उनका स्थिरीकरण करने के लिए नॉस्टॉक या नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरित करते हैं, मतलब कि एक ये फॉर्म होता है ना, NO2, NO3 और फिर NH3। इन तीन रूपों में नाइट्रोजन को पौधे ग्रहण करते हैं, है ना। तो ये जो कहाँ गए, लिखा कि नहीं मैंने अभी, हाँ, इन फॉर्म में चेंज करते हैं नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन को या तो नाइट्रेट में, ये नाइट्रेट है, ये नाइट्राइट, सॉरी, ये नाइट्राइट है, ये नाइट्रेट है, और ये अमोनिया। सही बोला ना मैंने, क्योंकि कुछ नाम, अब ये केमिस्ट्री का है खासकर, नाम भूल जाता हूं। तो NO2 नाइट्राइट, NO3 नाइट्रेट और अमोनियम इस फॉर्म में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। अब इनसे आगे चल के क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस बनेंगे, तो नाइट्रोजनस बेस में जो नाइट्रोजन लगती है वो इनमें से मिलेगी, ये यहाँ पर NH3 से। अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड में अमीनो समूह पाया जाता है, तो अमीनो समूह में भी नाइट्रोजन पाई जाती है ना, तो वो नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगी, यहाँ से। इसके अलावा अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, तो इन सभी में नाइट्रोजन की बहुत आयत से आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसलिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण की आवश्यकता होती है। तो
आज हमारा पोषण समाप्त, कल से डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहां से होता है? मुंह से, है ना, मुंह से लेके एनस तक। तो इसमें ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला है आहार नाल, या जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड या पाचक ग्रंथियां। तो इन दो के बारे में पढ़कर आइएगा, ठीक है। तो आज की सभा समाप्त करें। कोई कुछ पूछ तो नहीं रहा? इंग्लिश नेम? किसका इंग्लिश नेम पूछ रहे हैं मैडम? अच्छा, पहले बता चुका है।